अगर किसी ने अपने आप से इंस्टॉल कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो एक बार देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोला था, मैंने सिर्फ डाउनलोड करके लाने के लिए बोला था। ठीक है। तो अगर किसी को याद नहीं रहा या कोई कल की क्लास में नहीं था, तो क्लास के बाद अपने एंड पर जाकर वेबसाइट है एनाकोंडा की, आप सीधे लिखेंगे डाउनलोड एनाकोंडा फॉर विंडोज, पहले ही लिंक आएगा। यहाँ पर आप इसके रजिस्ट्रेशन करके आप अपना विंडोज मैक जो भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो कल आए थे उनको ये बात बता दी गई थी, उनको डाउनलोड करके लाना था। जो कल नहीं आए थे, अपने एंड पे क्लास के बाद जाकर घर पे वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उसी तरह से जैसे भी हम सीखेंगे। और जो कल आए थे फिर भी उन्हें याद नहीं रहा, तो अपना देखो कैसे करोगे आप। हमारे पास का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जो सेटअप हमारे पास कल आया था, ये हमारे पास सेटअप हो गया। सिंपली हमें क्या करना है, इसको अपना डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। मेक श्योर ये सेटअप जब आप इंस्टॉल करेंगे विंडोज प्लेटफॉर्म पर, अगर आपसे कहा जाए तो ये आपका सी ड्राइव के अंदर अराउंड 5 GB स्पेस फ्री होगा, तो आपका इंस्टॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो किसी के लैपटॉप में अगर सी ड्राइव में 5 GB स्पेस नहीं है, तो ये इंस्टॉल होते समय शायद एरर दे देगा, मेमोरी यूसेज या कुछ ऐसा एरर आएगा। तो अब मेमोरी सी ड्राइव की आप अगर फ्री करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जैसे जो डाउनलोड्स फोल्डर होता है, इसमें जितनी फाइल्स होती हैं वो सी ड्राइव में ही हमारा काउंट होती हैं। डेस्कटॉप पर जितनी फाइल्स होती हैं वो भी आपका सी ड्राइव में ही काउंट होती हैं। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ आपको कौन सी फाइल हटानी है, कैसे करनी है। ठीक है। आप डी ड्राइव का स्पेस सी में ला सकते हैं, आंसर इज यस। कैसे ला सकते हैं, अपने लेवल पर आप देखो कैसे इस काम को किया जा सकता है। ठीक है। अक्सर अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं विंडो 10 11 वाले, उनमें एक ही ड्राइव है सी। प्रॉब्लम की बात ही नहीं आती कि स्पेस कम है सी में, स्पेस ही स्पेस होता है उनको तो, और अलग अलग पार्टीशन कराने ही पड़ते हैं। बहरहाल, अब जो सेटअप हमारा आया था इसको सिंपली हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पाएगा। कल नहीं आई थी आप? पेन ड्राइव है, लो। विंडो 11 में जब हम आते हैं तो विंडो 11 में आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन आती है, ब्लू स्क्रीन, जिस पे रन और डू नॉट रन लिखा होता है। तो सिंपली आप उस पे रन पे क्लिक कर देंगे। उसमें कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं है सेलेक्ट करने के लिए। इधर बैठ जाओ ना, इधर कौन खाली पड़ा है? बैठो इधर, कोई नहीं है, जो आएगा देखेंगे बाद में। उधर पीछे कौन बैठा था भाई, खाली तुमने छोड़ी थी जगह? फिर साइड में कर दो, जब आएगा तब देखेंगे। आप एक पीछे हो जाओ आप, चले जाओ पीछे। आप इधर आ जाओ, बैग रख के चले गए। आप एक स्टेप पीछे हो जाओ, थोड़ा आएगा तो आराम से बैठ जाएगा कोई। आप इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ। इधर आ जाओ।
चलो, तो सिंपली डबल क्लिक करना है। विंडो 11 में आपका ब्लू स्क्रीन आएगी, रन डू नॉट रन पे क्लिक करना है, तो रन पे क्लिक करना, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो डिफॉल्ट जस्ट मी है, तो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि जैसे आप फेसबुक देखते हो तो उसमें कई सारे यूजर हैं, इसी तरह से एनाकोंडा के कई सारे यूजर हो सकते हैं। जैसे एसक्यूएल में रूट यूजर होता था, इसी तरह से बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम आपका चल रहा है जिस यूजर से, उसको ये डिफॉल्ट यूजर मान रहा है। अब सिस्टम में आप चाहें तो अपने और भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जब जनरली कंपनीज में आप जाते हैं तो एक ही लैपटॉप पर 4 डेवलपर एक साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। कोई 2 से 5 काम करेगा, कोई 8 से 10 काम करेगा। तो कंपनी क्या करते हैं, उस लैपटॉप में अलग अलग यूजर क्रिएट कर देते हैं। तो जब आप अपने लैपटॉप पर जाएंगे तो अपने अकाउंट का डेटा ही आपको एक्सेस होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो इस तरह से एक ही लैपटॉप पर कई सारे यूजर बनाए जा सकते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि भले ही आप अभी जिस यूजर से चल रहे हैं, है ना, इसके अलावा कल को अगर लैपटॉप में और यूजर बनाए जाएं तो क्या उनको भी एनाकोंडा इंस्टॉल्ड मिले या ना मिले। तो इस तरह से अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो हर यूजर को मिलेगा। जस्ट मी का मतलब जो यूजर अभी चल रहा है उसके, तो हम डिफॉल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्पेस अवेलेबिलिटी यहाँ पर चेक करी जा रही है, 5.2 GB, मोटा मोटा 5 GB हमें चाहिए होगा। अगर किसी का 5 GB नहीं होगा तो शायद इससे आगे नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट बटन डिसेबल रहेगा, आगे नहीं आएगा। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ तक सारी चीजें आपकी सही है। सी ड्राइव में डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, फोल्डर की चीजें आती हैं। अगर कोई चीज काम की नहीं है वहां से तो आप हटाकर या तो डी में रख लो या ई में रख लो, स्पेस बन जाएगा सी के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो पहला वाला ऑप्शन है सिर्फ वो आपका सेलेक्टेड है, बाकी के 3 ऑप्शन आपके सेलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 3 ऑप्शन आपको साथ में सेलेक्ट करते हुए चलने हैं। ये वाला भी सेलेक्ट करना है। पहला वाला ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको एक वार्निंग देता है कि आप ऐसा ना करें। फिर भी हम इसको कंटिन्यू करके चल रहे हैं, उसका रीजन क्या है उसको समझ लेते हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी सिस्टम में जितनी भी और एप्लीकेशन है वो एनाकोंडा के फीचर का यूज कर सकते हैं। एनाकोंडा के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं, तो अगर आपकी सिस्टम में अदर सॉफ्टवेयर्स हैं या अलग कोई और प्रोजेक्ट्स हैं जो एनाकोंडा पर नहीं चल रहे हैं, वो भी चाहें तो यूज कर सकते हैं इस फीचर को। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, करने देते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माई डिफॉल्ट पाइथन। इसको ओके कर देंगे, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप में ऑलरेडी एक पाइथन मौजूद है और एनाकोंडा अपने साथ एक पाइथन लेकर आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या करेगा, आपके पूरे कंप्यूटर की डिफॉल्ट पाइथन, ये वाली पाइथन बना देगा जो एनाकोंडा के साथ आई है 3.13 वाली। इसमें हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि जितनी बार एनाकोंडा आप रन करते हैं एक लॉग फाइल क्रिएट होती है। वो लॉग फाइल सी ड्राइव के अंदर के स्पेस कंज्यूम करती है, जिसमें ये स्टोर होता है कि आपने एनाकोंडा को कब लॉन्च किया था और क्या क्या आपने एक्शन करे थे। तो अगर आप चाहो तो उस फाइल को डिलीट करा सकते हो, सो डैट अपना सी ड्राइव का स्पेस अपना सेव कर पाओ। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो यही है कि जितने भी लॉग फाइल्स, कैशे फाइल्स बनेंगे उनको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। पहला वाला जो ऑप्शन है, इस पहले वाले ऑप्शन का एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि जब आप एनाकोंडा में कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कहाँ सेव करना है, बस आपसे पूछेगा किस नाम से सेव करना है। कहाँ का आंसर पहले ही से पता है। जिस डायरेक्टरी में अभी आपने इंस्टॉल कराया है सी के अंदर, यूजर के अंदर एक फोल्डर बनता है एनाकोंडा नाम से, उसके अंदर ही सारे प्रोग्राम सेव होंगे, सिर्फ आप उनका नाम बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो हमारे पास फैसिलिटी आ जाती है कि हम अब पूरे लैपटॉप में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, एनाकोंडा के बने प्रोग्राम को सेव अपना करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन चेक करके चलेंगे। इन शॉर्ट सारे ऑप्शन को हमें चेक करना है और सारे ऑप्शन चेक करते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। वेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर। अब जिन लोगों ने अपने आप से इंस्टॉल कर लिया था उन्होंने शायद ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करे होंगे। तो अब उनके लिए एक तो सजेशन यही है
कि अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। और दूसरा है कि आप अगर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम होगा, लेकिन सिर्फ आप एक चीज नहीं कर पाएंगे, वो ये कि आप अपने प्रोग्राम को अपनी पसंद की लोकेशन पे स्टोर नहीं कर पाएंगे लैपटॉप में। मजबूरी में आपको एक ही फोल्डर मिला है, उसी में सारे प्रोग्राम सेव करने ही पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास अब नहीं होगा। ठीक है, वो फोल्डर क्या होगा? सी ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर। इसके अलावा कहीं और सेव आप नहीं कर पाएंगे, और सी ड्राइव के अंदर ही सारे प्रोग्राम आपके सेव होते रहेंगे। अगर आपने चेकबॉक्स सेलेक्ट करे होते तो आपके पास फैसिलिटी आ जाती कि आप इसे किसी और लोकेशन पे भी सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपका सी ड्राइव में स्पेस है, अपना जैसा चल रहा है चलने दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, टाइम मिले घर जाकर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना, और ये सारे ऑप्शन चेकबॉक्स वाले जो आए थे सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना। टाइम कितना लगेगा बताया था कल मैंने आपको, किसी में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आपके में एसएसडी नहीं है, हार्डवेयर बहुत अच्छा नहीं है, तो 50 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक लग जाता है इंस्टॉल होने में। वो रहेगी। अगर आप उन्हें यूज करना चाहते हो तो उसका पाथ अलग से सेट करके यूज कर सकते हो, आइडल पे वही चलेगी। हाँ, जो आइडल पे है वो पाइथन वही चलेगी जो डिफॉल्ट वाली है। अब इसका यूज ये हो गया, मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, मान लो वो पाइथन में बना हुआ है और उसका ईएक्सई नहीं है, प्लेन पाइथन कोड आ गया। अब आप उसे रन करा रहे हो डबल क्लिक करके, तो जब डबल क्लिक करके रन कराओगे तो बाय डिफॉल्ट एनाकोंडा वाली पाइथन यूज होगी, क्योंकि हमने वो रजिस्टर पाइथन एज डिफॉल्ट वाले पे टिक कर दिया था। और अगर आप मैन्युअली कमांड लिख कर रन कराओगे या आइडल से मैन्युअली ओपन करके रन कराओगे, तो जिस वर्जन का आइडल पर चलाओगे उसी पे चलेगा फिर वो। ठीक है, तो डबल क्लिक वाले फीचर पे डिफॉल्ट पाइथन उठाएगा एनाकोंडा वाली। कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास सेटअप नहीं है एनाकोंडा का? सेटअप नहीं है जिनके पास एनाकोंडा का? 2-3 लोग। क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास के नोट्स के लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 82 स्टूडेंट्स ने क्लासरूम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। और वो स्टूडेंट जिनको हमारी तरफ से इनविटेशन सेंड किया जा चुका है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं करा है वो इस तरह से आपका डिसेबल फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये वो हैं जिनको मेल जा चुकी है, इन्होंने ज्वाइन नहीं करा है। ऐसे ही ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है। कल ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को मेल ना मिली हो, और उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके इनबॉक्स में ना आकर वो स्पैम फोल्डर में चली गई होगी। तो एक बार स्पैम में भी चेक कर लेना, अगर वहां पर भी नहीं है तो सीधे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना डिटेल के लिए अपनी, जो कल नंबर बताया था आपको।
दो तीन लोगों का मैंने बाई चांस की बात है देखा था, तो उन्होंने अपनी मेल आईडी जब टाइप करी है तो जीमेल की स्पेलिंग में आई लिखना भूल गए हैं। जब यहाँ से इनविटेशन गया था तो हमारे पास वापस आ गया, रिकवरी आ जाता, उसमें आ जाता ना कि मैसेज नॉट साइंड आ जाता है, तो बताते हैं क्यों नहीं गया। तो उसमें एड्रेस नॉट फाउंड में लिख कर आया कि इसमें यही नहीं है। अब उनसे कहेंगे कि हमने आपको इनवाइट किया है, बोलेंगे आई नहीं हमारे पास। और हम बोलेंगे कि आपने फॉर्म फिल किया था, बोलेंगे हाँ फिल किया था। अब बाई चांस की बात ही नजर पड़ गई। हमारा काम है, आपने फॉर्म भरा, हमने उसको एक्सेल में कॉपी करा, कंट्रोल करा पूरा कॉलम, कंट्रोल सी करा और कंट्रोल वी कर दिया। अब किसकी स्पेलिंग क्या, वो चेक नहीं कर रहे हैं। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि आपकी जो आईडी है क्या इस कोर्स में है कि नहीं। अगर वो इस कोर्स में है तो ठीक है, उस कोर्स में नहीं है तो फिर आपके पास मेल नहीं जाएगी। हम मेल आईडी आपकी चेक नहीं कर रहे हैं। तो अब तीन चार लोगों का देखा था मैंने, ये स्पेलिंग बाई चांस की बात थी, ये गलती निकल आई। कुछ लोगों के में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, मेल नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है तो स्पैम में जाने के चांसेस हो सकते हैं। फिर भी नहीं पहुंचा है तो टेक्निकली कह नहीं सकते क्यों नहीं पहुंचा है, क्योंकि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए कि हमारी तरफ से मेल जा चुका है और आपको ना पहुंचाओ। स्पेशली ये लोग, वो क्लास में कोई ऐसा बताओ जिसके पास नहीं पहुंचा है, एक बार चेक करते हैं। मेल आईडी बताओ। ये गई तो हमारे यहाँ से। अब देखो पहले इन्हीं का चेक कर लेते हैं सही से। जो दिख रहा है यहाँ पर आप देख लो कि हमारी तरफ से यहाँ पर ये इनविटेशन आपको जा चुकी है। ठीक है, ये देखो। अब बताओ क्या ही करें अब। नहीं, इन्होंने पैसे दे रखे हैं, ये जवाब मांगेंगे प्लेसमेंट का कि हमने फीस दे रखी है ड्यू कैट को, प्लेसमेंट करवाओ हमारा। चलो ठीक है। अगेन यहाँ पर हम इन चीजों को डिस्कस करने नहीं आए, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है। कौन ग्रुप में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसने क्या फीस दे रखी है, अपना देखो, जिससे फीस दी उससे बात करो। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, यहाँ पे ये नंबर है, जिसके पास मेल नहीं आई है, इनविटेशन नहीं आया है, इस नंबर पर बात करो। नहीं फोन उठाते हैं, यहाँ आके बात करो। ठीक है, जाओ, मिलते हुए जाओ, हैंड टू हैंड खड़े होकर अपने ऐड करवाओ। ठीक है, क्लास में इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता कि सर हम ग्रुप में है या नहीं है। ठीक है, मुझे किसी का नहीं पता किसकी क्या फीस है, कौन फ्री में पढ़ रहा है, कौन दो बार पढ़ रहा है, कौन तीसरा पढ़ रहा है। ठीक है, मेरा काम पढ़ाने का है। अभी बीच में इंस्टॉलेशन चल रही तो मैंने बस इस बात को उठा लिया। अभी हमारा कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये हमें दो चेक बॉक्स हैं जो बाय डिफॉल्ट पहले से इनेबल्ड हैं, जिसमें सेकंड वाला चेक बॉक्स है जो एनाकोंडा का डॉक्यूमेंटेशन है, वो ओपन हो जाएगा हमारा पढ़ने के लिए। आप कुछ पढ़ना चाहते हो रिगार्डिंग एनाकोंडा तो पढ़ सकते हो, हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है। और पहला ऑप्शन है कि आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसको लॉन्च भी करेंगे, अब चलाएंगे देखेंगे कैसे काम किया जाता है, तो यहाँ से आप लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ से लॉन्च भी नहीं करना है, तो हम यहाँ से दोनों को अनचेक कर देते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या करा, दोनों ऑप्शन को अनचेक कर दिया है। अब आप में से बहुत से होंगे जिनका पहले इंस्टॉल हो गया होगा, आपने फिनिश कर दिया होगा, तो अपने आप से जो विंडो ओपन हुई उन्हें क्लोज कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो जैसे ही आप फिनिश करोगे और आपके चेक बॉक्सेस सेलेक्टेड थे तो कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ कुछ विंडो आपके सामने आएंगे, उन्हें क्लोज कर देना, है ना। फिनिश कर दिया। चलो, अब मैंने क्यों यहाँ से एनाकोंडा का लॉन्चिंग डिसेबल करा, उसका रीजन ये है कि आज चलो हम यहाँ से लॉन्च कर लेंगे, कल को अगर हम लॉन्च करेंगे तो पता होना चाहिए
कि ऑप्शन कहाँ से हमारे पास आते हैं। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए या सर्च बार में जाइए और यहाँ टाइप करिए एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्चर आइकन था जो उस समय स्क्रीन पर आ भी रहा था। चेक बॉक्स में सिलेक्टेड था। अगर मैं वहां से लॉन्च करना चाहता तो वहां से कर सकता था, लेकिन वो एक बार हो जाता, कल को तो मुझे यहीं से लॉन्च करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से ही सीख लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगेन ये नेविगेटर एक हैवी एप्लीकेशन है। आप इसको कॉन्फिडेंटली एक बार क्लिक कर दें, बार बार चार क्लिक ना कर दें। जितने क्लिक करोगे उतना प्रोसेस स्लो होता चला जाएगा। और जब इसे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा वेट करना है, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, हो सकता है कुछ लैपटॉप में 2-2 मिनट तक का। ठीक है, फर्स्ट टाइम बस, है ना। एनवायरनमेंट पूरा तैयार करेगा ये। कॉन्फिडेंटली क्लिक कर देना है और वेट करना है। एनाकोंडा नेविगेटर ऑप्शन 2 आ रहे हैं। वर्जन लिख कर आ रहा है किसी पर, 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा लिख कर आ रहा है। एक बार करके देख लो किसी एक पर क्लिक। नेविगेटर तो एक बार क्लिक करके वेट करना है। फर्स्ट टाइम लॉन्च होने में टाइम लगेगा। टाइम का मतलब 10 सेकंड, 20 सेकंड लग सकते हैं। मेरे सिस्टम पे अराउंड 30-40 सेकंड लगे, और शायद ज़्यादा ही। अब हर किसी के लैपटॉप पे क्या टाइम लगेगा अलग अलग हो सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर की कोई कमी नहीं है, ये सब हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके हार्डवेयर की सपोर्ट जितनी बेटर, उतना स्मूथ एग्जीक्यूशन आपको फील होगा। ठीक है। अब यहाँ पर साइन इन फॉर एआई, माइट भी आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो तो ये ऑप्शन ना आए एआई का साइन इन करने का, है ना। और इसको यहाँ से हटा देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि एनाकोंडा जो पैकेज था, इस पैकेज के अंदर कौन कौन से हमारी एप्लीकेशंस आई हुए हैं। तो एक एडिटर जो हमें दिखाई दे रहा है, पाईचाम। पाईचाम जो एडिटर है, ये वीएस कोड आने से पहले मार्केट में बहुत फेमस हुआ करता था। क्या दिक्कत है बताओ। अब पाईचाम थोड़ा सा कम यूज होता है, इसकी जगह पर वीएस कोड ज्यादा यूज होता है। बट ध्यान से देखो कि एनाकोंडा के अंदर पाईचाम की सपोर्ट है, ये पूरी तरह से इसके अंदर है नहीं अभी। यहां पर लिखा हुआ है इंस्टॉल, लेकिन कहीं पर आप देखो तो लॉन्च लिखकर आ रहा है। जहां पर लॉन्च लिखकर आ रहा है दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर, वो टूल हमारा एनाकोंडा के अंदर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर इंस्टॉल लिखकर आ रहा है इसका मतलब ये है नहीं। अभी इस पे क्लिक करोगे, अभी इसकी फाइल डाउनलोड होंगी और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सोचो अगर सब कुछ पहले से ही इंस्टॉल करके ले आते तो अभी जो सेटअप 1 GB का है, हो सकता है 3-4 GB का सेटअप बन जाता पूरा हमारा। तो डाउनलोड होने, इंस्टॉल होने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ चाहिए जो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर इस पे क्लिक नहीं करने जा रहे। जो हमें अपने काम की चीज ढूंढनी है, देखो मैंने कहा था इसके अंदर वीएस कोड भी आता है, ये रहा वीएस कोड, और तैयार है, इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। से सीधा लॉन्च करो, चलना तैयार हो जाएगा। फिलहाल जो अपने काम की चीज उस पर आते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के एनाकोंडा नेविगेटर पे इतने सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हो, ऑप्शंस कुछ लिमिटेड आ रहे हो, कुछ कम आ रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो अब एक ऑप्शन ढूंढो, अगर आता है तो अपने काम का, वो है जुपिटर लैब। तो हम जिस एडिटर का यूज करने वाले हैं आगे स्टैट्स के कोडिंग करने के लिए या आगे एमएल वगैरह की कोडिंग करने के लिए, वो हमारा जुपिटर का लैब एडिशन होगा। तो जुपिटर के 2 एडिशन है,
एक है जुपिटर का नोटबुक जो पुराना वर्जन होता है, और ये जुपिटर का लैब एडिशन है जो कि नया वर्जन है। ठीक है। तो अभी जिनके पास एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर लैब का ऑप्शन आ रहा है, पहले कैसे यहाँ से लॉन्च करेंगे वो सीख लेते हैं। और जिनके में नहीं आ रहा है वो कैसे लॉन्च करेंगे फिर उसको भी सीखेंगे, है ना। सबके में हो जाएगा, कोई दिक्कत की दिक्कत नहीं। तो अब सिंपली मैंने यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक करा। इस वाले तरीके से उन लोगों को जाना ही पड़ जाएगा जिन लोगों ने चेक बॉक्स सेलेक्ट करे ही नहीं है। जिन लोगों ने चेक बॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं उनको ये तरीका मिलेगा, प्लस एक दूसरा तरीका और पढ़ाएंगे अभी, वो भी मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली मैंने लॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ। वेट करेंगे जब तक प्रोसेसिंग हो रही है, कोई क्लिक नहीं करना है। इसके लिए कोई इंटरनेट नहीं चाहिए। ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे ये लॉन्च हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम जब लॉन्च होगा आपके लैपटॉप में तो ब्राउजर का सिलेक्शन कराए कि क्रोम पे चलाना है कि दूसरा ब्राउजर ऑप्शन जो आ रहा है उन पे चलाना है, तो आप ना देख लेना अगर ऐसा पूछता है तो। ठीक है। तो आप उसको क्रोम पे चला लो। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वही है कि क्रोम पर स्मूथ चलता है। बाकी आप मोज़ेला वगैरह या जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर चला सकते हो। ये एक इंटरफेस आ गया। ये इंटरफेस हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब जुपिटर एडिटर का एक प्लस पॉइंट ये है, क्यों हम जुपिटर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। VS कोड पर हम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है हमारा। आइडल पे हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो क्यों आप जुपिटर पे जा रहे हैं, क्यों ना उन्हीं पर आगे प्रैक्टिस कर ली जाए। आंसर है यस, किया जा सकता है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाता है, डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस में आपका जो फ्यूल है वो डेटा ही है। जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप जनरली क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कोडिंग करने के लिए। और जब आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पर VS कोड नहीं मिलेगा, वहां पर आपको आइडल नहीं मिलेगा, वहां पर आपको जुपिटर एडिटर मिलेगा। जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं वहां पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे कभी फ्यूचर में जाकर, करनी पड़ेगी जब आपका डेटा बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो आपको जुपिटर एडिटर मिलेगा। तो अगर आपके पास अभी से एक्सपीरियंस है, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो फिर उस समय आपको वहां पर काम करना आसान हो जाएगा। इसलिए जनरली लोग प्रेफर करते हैं डेटा के फील्ड में जुपिटर के लिए, बिकॉज ऑफ कि ये जुपिटर क्लाउड पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए। अब इसको क्लोज कर देंगे, अभी इस पर कुछ काम नहीं कर रहे। और जो एनाकोंडा नेविगेटर था इसको भी क्लोज कर दिया और क्विट कर देते हैं यहाँ से। यस। पहला तरीका जुपिटर लैब लॉन्च करने का ये है। इस तरीके में हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमारे लिए बस क्लिक करना है और इंतजार करना है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। पहले जो हमारा नेविगेटर है ये पूरा लॉन्च होगा। अब नेविगेटर सारे ऑप्शन लेकर आ रहा है, सबको लोड करने में टाइम लग रहा है उसे। हमें चलाना बल्कि एक ही है लेकिन लोड वो सारे कर रहा है हमारा। तो हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका है कि सर बाकी चीजों के ऑप्शन लोड ही मत करवाओ, सीधा जुपिटर को लोड करवाओ, टाइम आपका कम लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो सर लिखना तो जानते ही हैं, पाइथन से हम लोग लिख तो लेंगे, इसमें क्या है। अब क्या करेंगे, क्लोज कर दिया, जो भी जुपिटर की विंडो ओपन हुई थी सबकी क्लोज हो गई। अब जिन लोगों के में जुपिटर ऑप्शन नहीं आ रहा था नेविगेटर पे, वो भी अब इस वाले ऑप्शन से जुपिटर को चला पाएंगे। तो सर्च बार में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर, सॉरी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, नॉट नेविगेटर, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, PROMPT, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, लाइक ए कमांड प्रॉम्प्ट। क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसे, आपका ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जुपिटर लैब की एप्लीकेशन को ही लॉन्च करवाएंगे। बाकी और जो एप्लीकेशंस हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस लैब। अब अभी इसके बाद अगला स्टेप होगा एंटर करना। जिन लोगों ने चेक बॉक्सेस सेलेक्ट नहीं करे हैं उनके में एरर आएगी, और जिन लोगों ने चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करे हैं उनका चल जाएगा। ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूं,
एंटर के बाद कुछ नहीं करना है, वेट करना है। अपने आप जुपिटर का सर्वर यहाँ पे स्टार्ट होगा, अपने आप सिस्टम का ब्राउजर ओपन होगा और ब्राउजर पे आपकी जुपिटर एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो जुपिटर एक वेब एडिटर है, स्टैंड अलोन एडिटर नहीं है, ब्राउजर पे चलता है और इसके पीछे अपना खुद का सर्वर है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। ओपन हो गया फास्ट, 2-3 सेकंड लगे बस। नेविगेटर में 2 मिनट लग गए थे। अब बहुत सारे लोगों की एरर आ सकती है, जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर किसी का एरर मैसेज आ रहा है कि जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब एक ही है कि आप जब एनाकोंडा को इंस्टॉल कर रहे थे तो जो चेक बॉक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए थे जिसमें डिफॉल्ट एक सेलेक्ट होता है, 3 नहीं होते हैं, तो वो आपको करने थे। ठीक है, तो अब या तो फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करोगे, तब इस काम को कर पाओगे। ठीक है, जुपिटर जब लिखो तो एक बार स्पेलिंग भी देख लेना, JUPYTER। चलो, अब यहां से हम लोग आगे अपना काम करना शुरू करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर कोई प्रोग्राम बनाऊंगा तो वो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर, या आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाइए और स्क्रॉल करिए और देखिए जाके कि आपका एनाकोंडा की डायरेक्टरी क्या थी। तो मेरी डायरेक्टरी का पाथ ये आ रहा है। अब आप अपना देखो क्या आपकी एनाकोंडा की डायरेक्टरी का पाथ है। जब आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एडिटर ओपन करते हैं, जो कमांड प्रॉम्प्ट जैसा होता है, तो इनिशियली आपका एक पाथ लिखा रहता है। मेरे सिस्टम में ये आया, आपका भी कुछ ना कुछ आया होगा। इसका मतलब ये है कि जितने प्रोग्राम भी आप बनाने वाले हैं जुपिटर पे, वो सारे प्रोग्राम इसी फोल्डर में सेव होंगे, किसी और फोल्डर में सेव वो नहीं होंगे। सारे प्रोग्राम ढूंढने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, सी के अंदर, यूजर के अंदर, ड्यूकेट फोल्डर में। कर सकते, पाथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर पाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा और जहाँ लिखने की बात आती है वहाँ हम पीछे हो जाते हैं। हाँ जी, बताइए क्या पूछना है। सर VS कोड लॉन्च हो रहा है बार बार। VS कोड हेलो। लॉन्च, मतलब क्या चला रहे हैं आप, जुपिटर चलाए ना? हेलो। हाँ जी। बताइए क्या पूछ रहे थे सर। सर VS कोड लॉन्च हो रहा है बार बार। एक बार स्टेप बताएंगे, स्टेप क्या क्या कर रहे हैं आप? सर एनाकोंडा मैंने, इंस्टॉल कर लिया? हाँ सर, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया, चारों वो चेक बॉक्स ठीक टिक है। कर दिए। लास्ट वालों को चेक बॉक्स टिक नहीं किया है। ठीक है। फिर स्टार्ट मेन्यू से जाके सर मैंने वो एनाकोंडा जैसे ही ओपन किया तो फिर वो टाइम लिया सर अपना। फिर हम्म। उसके बाद सर अपने आप जैसे वो ओपन हुआ तो VS कोड ओपन हो जा रहा है बार बार। फिर उसे जैसे क्लोज कर दो। फिर सर बंद कर देता हूँ, फिर सर वापस से ओपन हो जाता है। नहीं, उसे उस तरीके से मत चलाओ, क्लोज कर दो। ठीक है, सर उसके बाद जो अभी वाला किसको तरीका बताया इससे चलाओ। सर किसको क्लोज करूँ, VS कोड या फिर सर वो ऐप को, VS कोड को एनाकोंडा को? क्लोज कर दो, एनाकोंडा नेविगेटर दोनों चीज क्लोज कर दो। ओके सर। और उसके बाद एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जो आपका एडिटर है, इसको चलाओ, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट।
ओके और सर। यहाँ पे टाइप करिए जुपिटर स्पेस लैब। सर कुछ भी नहीं हुआ। वेट करो। हाँ सर, हो गया। ठीक, चलो। तो अब यहां से जब आप अपने प्रोग्राम को बनाकर सेव करेंगे तो सारे प्रोग्राम सी यूजर्स डुकेट फोल्डर या आपका जो भी यहाँ पर पाथ आ रहा होगा उसी फोल्डर में सेव होंगे। अब हम ऐसा नहीं चाहते होंगे, तो अब मैंने क्या करा, इसको ब्राउजर से क्लोज कर दिया फिर से, और जो इसका सर्वर चल रहा था यहाँ पर जुपिटर लैब, जब एंटर करते हैं तो ये अपना खुद का सर्वर स्टार्ट करता है। इस सर्वर को कंट्रोल सी से कैंसिल करके शट डाउन करेंगे, कंट्रोल सी और शट डाउन करेंगे। तो सर्वर आपका 2-3 सेकंड लेने के बाद शट डाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सी ड्राइव से जुपिटर को लॉन्च ना करके किसी दूसरे लोकेशन से आप जुपिटर को लॉन्च करें, सो डैट आपके प्रोग्राम उसी लोकेशन पर सेव हो। रूल क्या है? रूल ये है कि जिस डायरेक्टरी से जुपिटर को लॉन्च किया जाएगा ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्टरी में प्रोग्राम सेव होंगे। आप सेव करते समय पाथ नहीं बताते हैं, सिर्फ नाम बताते हैं। लॉन्च करते समय पाथ आप बता सकते हैं कि कहां से आप लॉन्च कराना चाहते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये यहां से आ रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि सर मेरे सारे प्रोग्राम जो आप फोल्डर बना रहे थे 230 वाला उसी में सेव होते रहें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहां से डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। अपने उस लोकेशन को कॉपी कर लो जहां पे आप प्रोग्राम सेव करना चाहते हो। मान लो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया, और मैं चाहता हूँ इस फोल्डर में सारे प्रोग्राम जो बनाऊं मैं स्टैट्स के यहाँ सेव हो जाएं। तो अपने लैपटॉप में जहां भी आप प्रोग्राम सेव करना चाहते हो पहले वहां पर चले जाओ और एड्रेस बार से इस पाथ को कॉपी कर लो। तो आप ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस लोकेशन पे प्रोग्राम सेव नहीं करना चाहते जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है एनाकोंडा की, डेट मीन सी के अंदर यूजर फोल्डर। हम किसी और लोकेशन पे करना चाहते हैं, तो पहले जिस पर करना चाहते हो वहां गए, अपना फोल्डर बना लिया, जो करना है कर लिया, फिर उसके बाद पूरा पाथ कॉपी कर लिया। पाथ कॉपी करने के बाद जब आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपना cd कमांड यूज करके पाथ पेस्ट कर देना है। cd का साउंड होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करना। तो जो हमारी करंट डायरेक्टरी है इससे हम चेंज होकर इस डायरेक्टरी में आना चाहते हैं। तो विंडोज में ये कमांड चलती है, मैक में एक बार देख लेना सेम चलती है कि डिफरेंट चलती है। देन एंटर करेंगे, सेम आपका डायरेक्टरी है, चेंज नहीं हुई। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ ड्राइव का लेटर लिखकर, ड्राइव का लेटर लिखेंगे, जैसे मेरे में एफ है, आपके में जो भी होगा वो लिखेंगे, देन कॉलन, देन एंटर। अब आपका चेंज हो जाएगी। किसी को कोई और तरीका आता है वो तरीका वो इस्तेमाल कर सकता है, जो मुझे आता था मैंने वो तरीका बता दिया। कुल मिलाकर हमें क्या करना है? हमें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे अपना पाथ चेंज करना है। कौन कैसे कर सकता है अपना अपना देख लेना। दोबारा देखो, दोबारा देखो, सर्च बार में गए, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया, बाय डिफॉल्ट हमारी लॉन्चिंग डायरेक्टरी सी यूजर करके आ रही है। हम इसके साथ एग्री नहीं है, हम किसी दूसरी लोकेशन पर जुपिटर को लॉन्च कराना चाहते हैं। तो अब जिस लोकेशन पे लॉन्च कराना चाहते हैं उस लोकेशन पर जाइए, पूरा पाथ एड्रेस बार से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cd, cd कमांड होती है
जो आपके कंप्यूटर में पहले से आती है विंडोज में, अलग से इसको कोई इंस्टॉल नहीं करना होता, जिसका साउंड है चेंज डायरेक्टरी। और इसके आगे जो पाथ आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। ये जो पाथ कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो अभी डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई। अब आप क्या करेंगे, एफ लेटर को लिखेंगे, एफ, उसके बाद कॉलन। एफ क्यों लिख रहे हैं, मेरे में एफ ड्राइव है, आपके में अगर डी ई कुछ और है यहां पर तो आपको वो लेटर लिखना है। ठीक है। उसके बाद कॉलन एंटर। और अगर आपका ये सी ही है तो वही लिखकर अपना एंटर कर दो। ठीक है। लोअर अपर दोनों चलता है ना। ड्राइव का लेटर केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन फोल्डर का जो पाथ होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है। अगर सी ड्राइव का है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसी दूसरी ड्राइव का है तो ड्राइव का नाम बाद में लिखना पड़ेगा। अब यहां से लॉन्च करेंगे जुपिटर को। तो अब जितने प्रोग्राम मैं बनाऊंगा वो इसी फोल्डर में सेव होंगे। अब ये हर बार करना पड़ेगा, आंसर इज यस, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है। तो हम आखिरी तरीका और सीख लेते हैं जुपिटर को लॉन्च करने का। ठीक है। हर तरीके से पर्पस एक ही है, लोकेशन हम अपनी बताना चाहते हैं प्रोग्राम सेव करने की। अगर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो जो सबसे पहले आया था एनाकोंडा नेविगेटर से वो भी ठीक था, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस क्लिक करने थे। तो अब आखिरी तरीका लॉन्च करने का, क्लोज कर दिया मैंने, सर्वर कंट्रोल सी से शट डाउन कर दिया, और इसको यहां से एग्जिट कर दिया। कंट्रोल सी से किसी का ना हो तो क्लोज बटन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। अब आप उस लोकेशन पे चले जाओ पहले जहां पे आप जुपिटर के प्रोग्राम को सेव करना चाहते हो। मेरी लोकेशन ये रही। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके एड्रेस बार पे गया और इसके पाथ को कॉपी नहीं करा इस बार, इस पाथ को डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद यहां लिखेंगे सी एम डी, साउंड है कमांड प्रॉम्प्ट का, सी एम डी, एंटर करेंगे। मैक में ये शायद ना चले। अब आप देखो ध्यान से, डायरेक्ट आप कहाँ गए हो, एफ के अंदर बैचेस के अंदर उसी लोकेशन पर आ गए हो जहां से आपको जुपिटर के प्रोग्राम लॉन्च कराने हैं। अब सीधा यहां पर क्या लिख दो, सेम कमांड लिख दो। अगेन फिर से वही पॉइंट, जिनके चेक बॉक्स सेलेक्ट होने से रह गए हैं देयर में भी चांस उनके में एरर आए कि जुपिटर नहीं मिल रहा है इंटरनल एक्सेल कमांड, और आपके चेक बॉक्स सेलेक्टेड थे तो यहां से भी चलेगा। अब जिसके लैपटॉप में जो तरीका चल गया है उसके साथ वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसमें और ज्यादा टाइम हम नहीं देना चाहते। क्लोज कर दो पुराना वाला, ये तो नहीं, टैब से, हाँ सही है। ये वाला आ रहा है ना ये तो।
आप इस वाले तरीके से नहीं चलेगा, जो पाथ चेंज करने वाला तरीका है तो उससे चला लो, या डायरेक्ट एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से चला लो, है ना। चलो ठीक है। अब अपने लैपटॉप में यहाँ तक आप आ जाओ, अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आप पीछे रह जाओगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पड़ोसी का देखोगे उसे परेशान करोगे, है ना। तो अब जिसके में जो तरीका चल रहा है, इस स्क्रीन पर आप आ जाओ, है ना। किसका कौन सा चला, किसका कौन सा नहीं चला, वो सारी बातें आप खत्म कर दो, ठीक है, क्योंकि इसका पाइथन से कोई मतलब नहीं है, और ना कभी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा कि कैसे जुपिटर को लॉन्च करते हैं। चलो, अब अगला पॉइंट क्या है, वो ये है कि जब आप कोडिंग करेंगे, तो अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आइडल एडिटर या वीएस कोड एडिटर का रहा है। तो यहाँ पर जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है और आप उसमें कुछ भी लिखते हैं, तो उसको जिस फाइल में सेव किया जाता है वो डॉट पी वाई फाइल होती है। जुपिटर में जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, तो उसका जो फाइल है वो हमारा डॉट पी वाई नहीं होता। उसकी जो फाइल होती है वो डॉट आई पी वाई एन बी होती है। इसका साउंड है आई पाइथन नोटबुक, IPYNB। फिर से सुनेंगे। अभी तक हम लोग जो पाइथन का कोड बनाते थे, चाहे वो VS कोड से बनाए चाहे वो आइडल से बनाए, वो जिस फाइल में सेव होता था वो डॉट पी वाई फाइल हमारी कहलाती थी। इसको हम पाइथन फाइल के नाम से भी जानते हैं, पाइथन फाइल। जब हम जुपिटर में अपना प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो प्रोग्राम अपने लैपटॉप में जब सेव करेंगे, तो वो जिस फाइल में सेव होगा उसका एक्सटेंशन डॉट आई पी वाई एन वी होता है, और इसका साउंड होता है आई पाइथन नोटबुक। आई पाइथन नोटबुक, शॉर्ट में इसे लोग नोटबुक ही कहते हैं। आई पाइथन बेसिकली जो इसके अंदर पाइथन आया है उसके इंटरप्रेटर का नाम है। अभी मैंने एक लाइन बोली है, उस लाइन को थोड़ा दोबारा सुन लेंगे। जब हम अपने सिस्टम में पाइथन को डाउनलोड करते हैं इस वेबसाइट से, पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब पहली क्लास में आपने पाइथन को यहाँ से डाउनलोड किया था, तो इस पाइथन के अंदर जो पाइथन का इंटरप्रेटर आया था वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। उसका नाम था सी पाइथन इंटरप्रेटर। अभी हमने जो एनाकोंडा में पाइथन जो देखी है ना, उसके अंदर जो इंटरप्रेटर आया है वो इंटरप्रेटर C# लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कि डॉट नेट के अंदर लिखा हुआ है, और उस इंटरप्रेटर का नाम है आई पाइथन। तो आई पाइथन का मतलब यहाँ पर है इंटरप्रेटर का नाम क्या है हमारा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इंटरप्रेटर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमें तो मतलब इस बात से है कि हमने एक प्रोग्राम दिया, इंटरप्रेटर उसे रन कराई, दैट्स इट। बस मुझे ये समझाना है कि आई पाइथन वर्ड का मीनिंग क्या था यहाँ पर, ठीक है। तो आई पाइथन नोटबुक, जनरली इसको नोटबुक नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जब आप, इसका मतलब सर ये हो गया कि यहाँ वाले प्रोग्राम यहाँ नहीं चलेंगे, हमने कहा नहीं चलेंगे। जुपिटर में बनाए गए पाइथन प्रोग्राम को आइडल पे चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पीवाई फाइल में। हाँ, VS कोड के अंदर जुपिटर की सपोर्ट आती है। अगर आपके VS कोड में जुपिटर की सपोर्ट है तो ये फाइल एज इट इज VS कोड पे चलाई जा सकती है। लेकिन अगर आप इसका डॉट पीवाई बना लेते हैं, फिर ये किसी भी पाइथन एडिटर पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक। अब जब हम जुपिटर की स्क्रीन को लॉन्च करते हैं, तो पहली स्क्रीन पर जो आपकी लॉन्चर स्क्रीन होती है, यहां पर आप देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नोटबुक। ये नोटबुक का मतलब है कि आप एक नोटबुक फाइल क्रिएट करिए जिस पर आप अपना कोड लिखेंगे। अब इस नोटबुक फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे, आपकी नोटबुक फाइल आपके सामने आ जाएगी। अब एकदम नया इंटरफेस है, हम इससे बिल्कुल फैमिलियर नहीं है कि क्या करना है यहाँ पर, कैसे लिखना है, रन कैसे करना है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले इस स्क्रीन से हम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं। तो अगर
हम चाहते हैं कि जो हमारा जुपिटर की स्क्रीन का मेन कोडिंग वाला एरिया है, इस कोडिंग एरिया को हम थोड़ा वाइड कर लें, एक्सपेंड कर लें पूरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर दीजिए। देखो क्या इस पे क्लिक करने से एक्सपेंड हो रहा है पूरा। ये इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर या फाइल ब्राउजर। दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जितने अब तक आपने जुपिटर फाइल बनाई है उन सबको यहाँ पर दिखा देना। तो अभी मेरी पहली बन रही है, कल को दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, सबकी लिस्ट यहाँ पर आपकी आनी शुरू हो जाएगी। आप इसे नहीं देखना चाहते, यहाँ पे क्लिक कर दो। जान पहचान का वीएस कोड में कुछ ऐसा ही होता था, वहां भी लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन आते थे हमारे, है ना, उसी की तरह मान सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो इसका टैब आ रहा है जुपिटर की विंडो का, यहाँ पर आपका फाइल का एक्सटेंशन तो क्लियर है, IPYNV। आपका नाम बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड है, तो आप इसका कोई नाम अपना दे सकते हैं जो आपका मन करे। तो अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम नोटबुक, जो टैब था जहां पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर जो आपका आ रहा था untitled.ipynv, इसको मैंने राइट क्लिक करा, रीनेम। अब जब रीनेम करेंगे तो ध्यान देना है, एक्सटेंशन को चेंज नहीं करना है। एक्सटेंशन से पहले वाला पार्ट आप अपना दे सकते हैं। फाइल का पाथ आपसे नहीं पूछ रहा है, वो वही हो गया जहां से आपका जुपिटर लॉन्च हुआ है। ठीक है, आप सिर्फ अपनी जुपिटर फाइल का नाम यहां से बता सकते हैं। अब जनरली जो मैं फॉर्मेट फॉलो करता हूँ वही यूज कर लेता हूँ। तो मान लो ये 1 जुलाई हो गया हमारा, और इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम जुपिटर के जो ऑप्शंस हैं, जुपिटर का जो यूआई है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया डेमो, आप कोई भी नाम देना चाहो अपना दे सकते हो। रीनेम पे क्लिक कर दिया, अब फाइल का नाम ये हो गया हमारा। जुपिटर ब्राउजर पे चल रहा है, तो ब्राउजर में जूम इन जूम आउट के जो ऑप्शन होते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, इस पे भी चलेंगे। कंट्रोल माइनस जूम इन हो जाएगा, इस तरह से आपका अपने अकॉर्डिंग जूम करके देख सकते हो। ठीक है, अब अगला जो सेक्शन हमें समझना है वो ये कि थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल शेप में कुछ ऐसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो जो रेक्टेंगल शेप में जुपिटर के अंदर आपको नजर आता है, इसको हम बोलते हैं सेल, जुपिटर सेल। दिस इज कॉल्ड जुपिटर सेल। तो अब यहाँ पर हमें जो भी कोड बनाना होता है नोटबुक फाइल के अंदर, वो जुपिटर के सेल के अंदर लिखकर बनाना होता है। अब ये जो सेल है, इस सेल को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सेल का यूज कर सकते हैं पाइथन कोडिंग करने के लिए, और आप चाहें तो इस सेल का यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए, और आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट लिखने के लिए। तो जुपिटर सेल को 3 तरह से यूज किया जा सकता है। पाइथन कोडिंग करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है कि मुझे किसी पाइथन कोड को रन नहीं करना है, मुझे बोल्ड करके कोई हेडिंग डालना है, या उसको इटैलिक करना है, या उसको अंडरलाइन करना है, या मुझे इसमें कोई इमेज लगानी है। तो सर इसमें इमेज लगा सकते हैं, आंसर है यस। तो कई बार पाइथन डेवलपर की चॉइस में जुपिटर इसलिए भी आता है क्योंकि इसमें सिर्फ पाइथन कोडिंग ही अलाउड नहीं है, साथ ही साथ इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी अलाउड है। आप इसमें इमेज लगा सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, बटन लगा, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी करके देख लेंगे। और तीसरा है, आप इसमें प्लेन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने सेल पर पाइथन कोडिंग यूज करना चाहते हैं तो आपका जो सेल होना चाहिए उसका टाइप कोड सेल होना चाहिए। और अगर आप पाइथन कोडिंग ना करके इसमें पावर पॉइंट जैसी स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर मार्क डाउन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जुपिटर सेल में प्लेन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मतलब उसका कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं होना चाहिए, बस जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहे, उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए,
तो उसके लिए रॉ सेल आता है। अब ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं इस जगह पे। यहां से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड, मार्कडाउन, रॉ, तीन ऑप्शन मिलते हैं। कोड सेल सेलेक्ट करने पर आप पाइथन प्रोग्रामर बन जाते हैं। मार्कडाउन सेलेक्ट करने पर आप एक वेब डिजाइनर बन जाते हैं, जिसमें आप HTML CSS का कोड भी अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं और अपना दिखा सकते हैं ब्राउजर पे। रॉ का मतलब है ना वो पाइथन है ना वो फॉर्मेटिंग है, जो लिखोगे एज इट इज सेव हो जाएगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। पहले मैं आपको कोड सेल सिखाता हूँ, फिर मार्कडाउन सिखाऊंगा। तो मैंने कोड पे सेलेक्ट कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही जुपिटर की स्क्रीन लॉन्च होती है तो नोटबुक फाइल में एक सेल ऑटोमेटिकली आ जाता है, और वो सेल बाय डिफॉल्ट कोड सेल ही होता है। दैट मीन्स आप पाइथन कोड के लिए ही बाय डिफॉल्ट तैयार हैं। ठीक है। अब मैं यहां पर पाइथन कोड अपना लिखने जा रहा हूं। कहां लिखेंगे? सेल पे लिखेंगे। प्रिंट, जो आप लिखना चाहते हो वो अपना लिख सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो आपका सेल का टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है। हम चाहते हैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाए। एक तरीका तो है कि ब्राउजर से कंट्रोल+ कर लो। दूसरा है कि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट जूम है वो रहने दो, आप अपने सेल का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां चलेंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहां पर थीम, इसकी थीम भी चेंज कर सकते हो जैसे VS कोड की करते थे उसी तरह से यहाँ भी डार्क थीम, लाइट थीम, अंधेरा सा हो गया, है ना, आप ये कर सकते हो यहाँ पर। तो जो डिफॉल्ट मैं उसके साथ अपना कर रहा हूँ, आपको जो सही लगे अपना देख लेना। लोगों का ऐसा मानना है कि डार्क थीम थोड़ा बैटरी ज्यादा सेव करती है ना। पता नहीं ये सच है गलत है। अच्छा, आइस के लिए भी होती है। ठीक है। तो अब वापस गए सेटिंग पे, थीम, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा इंक्रीज कोड फॉन्ट साइज, इंक्रीज UI फॉन्ट साइज। UI का मतलब पूरे UI का मतलब जो आपके मेन्यू ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी जितने भी आइकन आ रहे हैं सब कुछ हमारा जूम हो जाएंगे। हमने कहा नहीं, सिर्फ कोड फॉन्ट का करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मांग रहा है कि 10 कर दें कि 12 कर दें कि 20 कर दें कि 30 कर दें, जैसा आइडियल के अंदर मांगता था हमारा। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करेंगे एक पॉइंट बढ़ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो अगर आपको 5 पॉइंट फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो इस ऑप्शन पे 5 बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक कर दिया, दोबारा जाएंगे, बड़ा बोरिंग है, हमने कहा थोड़ा सा बोरिंग है। अब हम लोग फॉलोअर हैं, क्रिएटर नहीं है, तो जिसने बनाया है हमें उसकी बात माननी पड़ेगी इसी तरह से। चलो, तो आप अपने हिसाब से अपना फॉन्ट जितना जैसा करना चाहते हो 5-6 बार अपना कर लेना। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर थीम्स, थीम्स के अंदर इंक्रीज कोड फॉन्ट साइज, एक बार क्लिक करने पर एक पॉइंट बढ़ेगा बस। अब यहां पर अगर मैं प्रिंट को दोबारा लिखूं तो मैंने लिखा प्रिंट और इसका पैरेंथेसिस ओपन करा। मैं चाहता हूं कि इसका मैचिंग वाला क्लोज अपने आप हो जाए, क्योंकि अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो क्लोज तो करूंगा ही करूंगा, तो लिखना तो है ही मुझे वो। तो जुपिटर कह रहा है मुझसे कह दो मैं अपने आप कर दूंगा। आपने अगर स्ट्रिंग को ओपन करा है तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा स्ट्रिंग। तो आप जुपिटर से चाहो तो इसको अपने आप करवा सकते हो, आपको अपना टाइम नहीं लगेगा। तो कैसे करोगे? सेटिंग्स में जाओ और एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स, ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जितनी भी ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है जहां जहां पर, अपने आप ओपन होते ही क्लोज हो जाएंगी। अब क्लिक करने के बाद ये लो, मैं बस ओपन कर रहा हूँ, मैचिंग वाला अपने आप आ जा रहा है। VS कोड भी ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है ये, वहां भी ऐसा ही होता है ना। वहां भी ऑप्शन आता है हटाने का और लगाने का, है ना।
चलो, अब मैंने इसके अंदर लिखा हेलो। देखो ओपन करी स्ट्रिंग, अपने आप मैचिंग वाला आ गया। अब ऐसा नहीं है कि एक सेल पर एक ही स्टेटमेंट लिखोगे, आप एक सेल पर जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हो। एंटर करेंगे, सिंपली एंटर, सेल अपने आप ग्रो होता चला जाएगा। जितना लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सर कोई बैरल बनाना है तो बिल्कुल वैसे ही बनाओ जैसे आज तक बनाते आ रहे थे। हमने कहा बस सर अब इसे रन करा के दिखाओ। अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यहां पर ये रन का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, रन हो गया। इसका जो इंटरफेस है आउटपुट का, वो ऐसा है कि जिस सेल को आप रन कराएंगे जस्ट उसके बिलो उसका आउटपुट आ जाता है। तो कई मामलों में ये इसलिए पसंद किया जाता है कि अगर मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा, चाहे वो आइडल हो चाहे वो आपका वीएस कोड हो, जितना आउटपुट है सब एक साथ नजर आएगा। यहां पर आप अपने आउटपुट को चंक्स में दिखा सकते हो। आपने 5 लाइन एक सेल पे लिख ली, उसको रन करा दिया, आउटपुट आ गया, क्लियरली विजिबल है हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे ही किसी सेल को रन कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली एक नया सेल इंसर्ट कर दिया जाता है। आप देखो दूसरा सेल अपने आप आ गया, हमने मांगा नहीं, इससे अपने आप आ गया। क्योंकि जुपिटर को ऐसा लग रहा है कि आप पहले सेल पे शायद इतना ही लिखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं, हम चाहें तो इसमें जाके अभी और लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना लिखें। ठीक है। अब इसका मतलब एक सेल एक प्रोग्राम नहीं है। जुपिटर का एक प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, और एक सेल पे आप जितने चाहें उतने स्टेटमेंट अपने लिख सकते हैं। जनरली एक सेल पर हम एक जैसा कोड लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इफ एल्स का कोड लिखना चाहता हूं, है ना, इवन ऑट के लिए, तो एक सेल पर इवन ऑट का लिख दो। अब आपने कहा हो गया, अब मुझे लिखना है फैक्टोरियल का, तो दूसरे सेल पे चले जाओ। थोड़ा सा हमारा कोड मॉडुलर हो जाएगा, मतलब समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा इस सेल पे ये लिखा है, इस सेल पे ये लिखा है, और हर सेल पे अलग अलग आउटपुट आपका आ रहा होगा, समझना आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलो दूसरे सेल पे आ जाते हैं। ध्यान रखना, एक सेल एक प्रोग्राम नहीं है। पूरा प्रोग्राम एक फाइल है IPYNV वाली, उसके अंदर छोटे छोटे चंक्स, टुकड़े कर दिए हैं जिससे कोड को लिखना आसान हो जाए। किसी भी सेल का वेरिएबल दूसरे सेल पे यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले सेल पे बनाया वेरिएबल, अब मैं चाहता हूं दूसरे सेल पे मैं इसका यूज करूं, प्लस करके इसमें कुछ, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो सर कौन सा वाला सेल रन होगा? जो सेलेक्टेड है। फिर से सुनेंगे, जब आप उस वाले ऑप्शन से रन कराते हैं तो सारे सेल रन नहीं होते जितने मैंने अब तक बनाए हैं। जो सेलेक्टेड है वो रन होगा। कैसे पता चला सेलेक्टेड सेल कौन सा है? बॉर्डर चारों तरफ ब्लू कलर का आ रहा होगा, ये सेलेक्टेड है अभी। और कर्सर को ऊपर लेके जाओगे तो ये वाला सेलेक्टेड हो गया। तो अब जो सेलेक्टेड सेल है, क्लिक करने पर उसी का आउटपुट आएगा। अब शॉर्टकट, आप शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो जो सेल आपका सेलेक्टेड था रन हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस एंटर, ये शायद थोड़ा फास्ट होगा देन माउस पकड़कर आप रन पे लेके जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो कीबोर्ड के शॉर्टकट अगर आपको आते हैं तो थोड़ा फास्ट ऑपरेट करना चीजों को हो सकता है। अब सर यूजर से इनपुट लेना, लूप लगाना, इफ एल्स लगाना, फंक्शन बनाना, सब कुछ वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, बस आप अपने प्रोग्राम को चंक्स की फॉर्म में लिख पा रहे हो। ठीक है, तो अब कोई लूप चला कर देख लेते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लो, कोई यूजर से इनपुट लेके देख लेते हैं। इफ एल्स भी लगा कर देख लेते हैं। तो नया कुछ नहीं है, नया बस इंटरफेस है। पाइथन चाहे आइडल पे चलाओ, चाहे VS कोड पे चलाओ, चाहे जुपिटर पे चलाओ, माइट भी और एडिटर हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो पाइथन थोड़ी बदल जाएगी। पाइथन के कॉन्सेप्ट भाई रहेंगे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, मॉड्यूल, इंपोर्ट, फंक्शन। देखते हैं। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे टेक्स्ट फील्ड बनकर आ गया। तो टेक्स्ट फील्ड
पाइथन की वजह से नहीं बनाए। जुपिटर के अंदर फीचर है कि जब भी इनपुट आप लेने जाओगे, अपनी तरफ से जुपिटर एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर देता है। ये पाइथन का फीचर नहीं है। अगर पाइथन का फीचर होता तो हर जगह टेक्स्ट फील्ड बनता, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना इनपुट देकर एंटर करोगे, कोड आगे बढ़ेगा। क्या है देखो, इक्वल टू क्यों लगा रही हो? इक्वल टू हटाओ ना यहाँ से, सही लिखो तो आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, अब शिफ्ट एंटर करो। यहाँ पर सजेशन VS कोड से थोड़ी डिफरेंट है। VS कोड में क्या होता है, आप टाइप करो, टाइप करते करते ही सजेशन आने लगते हैं। कई बार वो इरिटेटिंग भी होते हैं, कई बार वो अच्छे लगते हैं, और कई बार इरिटेटिंग लगते हैं, है ना, क्योंकि पता है क्या लिखना है फिर भी सजेशन दिखा रहा है पूरा। तो जुपिटर का अपना एक तरीका है। मान लो आपने यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट, आपने लिखा आई। अभी अगर ये VS कोड होता पूरी लिस्ट आ जाती नीचे। ये कह रहा है ऐसे नहीं आएगी। आप जिस लेटर के साथ सजेशन चाहते हैं कि क्या चीजें हैं जो इस लेटर से स्टार्ट होती हैं, तो उसको लिखने के बाद टैब टैब प्रेस करेंगे, टैब टैब प्रेस करेंगे तब लिस्ट आएगी। अननेसेसरी चीजों को आप नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो सबका अपना अपना डिसीजन है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो आप जानो। अब इंपोर्ट दिख गया मुझे, डाउन एरो की से इंपोर्ट पर लेकर आकर एंटर कर दो, स्पेस। अब मान लो मुझे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, एम प्रेस करेंगे कुछ नहीं आया, लेकिन आपको सजेशन चाहिए तो टैब प्रेस कर दो एम के बाद, तो एम से शुरू होने वाले सारे मॉड्यूल आ गए। अब देखो जो आपका काम का है। तो VS कोड में किसी भी लेटर को लिखते ही उस लेटर के अपने आप सजेशन आने शुरू हो जाते थे, ठीक है। यहां पर अपने आप की जगह पर टैब की प्रेस करने से आएंगे। अब मान लो इस सेल पर मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब अगले सेल पर मैं आ गया। अब अगले सेल पर मुझे इस मॉड्यूल का कोई फीचर यूज करना है, तो यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट। जैसे ही आपने लिखा मैथ डॉट, अब आपको पता करना है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, फैक्टोरियल है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, लॉग निकालना, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना। तो अपने आप नहीं बता रहा है। फिर से टैब दबाओ, टैब दबाते ही पूरी लिस्ट आपकी आ जाती है। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे फंक्शन का नाम इस मॉड्यूल के अंदर जो वो आ रहे हैं। अब आपको जो चाहिए अपना देख लो। मान लो आपको ये चाहिए CBRT, तो CBRT पर अपना कर्सर लेकर आओ, एंटर करो। अगर आपने जिस सेल पे मॉड्यूल इंपोर्ट करा है उसी सेल पर लिखोगे तो नहीं आएगा, उस सेल को रन करके नेक्स्ट सेल पे आओगे तो आएगा। कोई भी मॉड्यूल के सजेशन आपको आगे तब मिलेंगे जब वो मॉड्यूल वाला सेल रन हो चुका है। अब मैं लिखा आगे मैथ डॉट CBRT। अब मुझे CBRT का मतलब समझ नहीं आ रहा है, साउंड है क्यूब रूट, बट मान लो ये तो चलो आसान है, मैच कर पाना, समझ पा रहे हैं क्या है। तो मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है कि क्या करता है। तो VS कोड में क्या होता था, जैसे ही आप इसका पैरेंथेसिस ओपन करते थे, ऑटोमेटिकली इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ जाता था,
और उसमें लिखकर आता था ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर कितने आर्गुमेंट आएंगे, ये हमें क्या रिटर्न करेगा। यहां पर अपने आप नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ टैब, कर्सर आपका फंक्शन पे होना चाहिए, है ना, शिफ्ट के साथ टैब। जैसे ही आपने शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करा, इसका डॉक्यूमेंटेशन आ गया कि ये क्या करता है, रिटर्न द क्यूब रूट ऑफ एक्स। एक्स कौन है, पैरामीटर का नाम है हमारा। ठीक है। अब मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 1000, तो 1000 का जो क्यूब रूट आएगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करके अपना प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और भी फंक्शन है जो आप अपना चेक कर पाएंगे। अब जुपिटर में एक फीचर और होता है, टेस्टिंग आउटपुट करके। टेस्टिंग आउटपुट का मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे रिजल्ट को देखना चाहते हैं जो एक टेम्परेरी है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट में कोई यूज नहीं है, तो आप जुपिटर पे बिना प्रिंट के उसे आउटपुट में दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिखाएंगे, जब आपका कोड फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका EXE बनेगा या इसको वेबसाइट पे लेके जाओगे या कहीं डेप्लॉय करोगे, तो फिर वो कोड आउटपुट में नहीं आएगा। प्रिंट से करोगे तो आएगा ही आएगा। क्या तरीका है उसकी बात करते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिखा A = 2, B = 3। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आउटपुट में देखना चाहता हूँ, है ना, तो मैं क्या करूंगा, A × B, बिना प्रिंट के रन करा दो, आउटपुट आ जाएगा 6। तो प्रिंट की जरूरत ही नहीं हमने करना ही, ये बात गलत है। प्रिंट का तरीका ही सही है। ये कोड फेल हो जाएगा कब, जब आप इस जुपिटर फाइल को पाइथन फाइल में कन्वर्ट करेंगे और आइडल पे चलाएंगे, तो ये कोड काम नहीं करेगा। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के सेल पर अवेलेबल है। तो सर फिर तो जितनी बार हम प्रिंट लगा रहे हैं हर बार डायरेक्ट ही चल जाता, आंसर इज यस, लेकिन उसमें शर्त है एक। वो शर्त क्या है पहले वो समझ लो, क्या कंडीशन है पहले वो समझ लो। कंडीशन ये है कि ये फैसिलिटी किसी भी सेल में लास्ट स्टेटमेंट के लिए अवेलेबल है, सिर्फ सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट के लिए। क्या मतलब है इसका, अब आप कहोगे सर मैं प्लस भी करूंगा, तो आपको लगा उधर 6 आएगा इधर 5 आएगा, नहीं, सिर्फ लास्ट वाला आएगा। अगर आपको दोनों देखना प्रिंट लगाओ फिर तो टेम्परेरी रिजल्ट के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है जिससे रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, चाहे वो जो आपका फंक्शन था CVRT, ये भी तो एक आपको रिजल्ट वापस कर रहा था, तो आप इसको भी लास्ट स्टेटमेंट में लिखते तो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करता। दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या थी, किसी भी सेल के लास्ट स्टेटमेंट के लिए यह फैसिलिटी अवेलेबल है, बिना प्रिंट के आउटपुट आ जाएगा। दूसरी शर्त, वो लास्ट स्टेटमेंट किसी वेरिएबल में असाइन नहीं होना चाहिए। मतलब अब आपने कहा कि सर हम ना A - B करेंगे और इसे C में स्टोर करेंगे, तो आप कह रहे थे लास्ट स्टेटमेंट का आउटपुट आ जाता, कुछ नहीं आएगा इस बार। क्यों, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट से जो रिजल्ट बना वो आपने कंज्यूम कर लिया, कहाँ स्टोर कर लिया आपने, C के अंदर। अगर आपने अपने सेल के लास्ट स्टेटमेंट से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ उसे कंज्यूम नहीं करा है, मतलब किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करा है, तो अपने आप प्रिंट होगा। और अगर वेरिएबल में असाइन कर लिया तो प्रिंट लगा के ही प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा हमारा। तो ये कुछ छोटे छोटे फायदे हैं जो VS कोड में नहीं मिलेंगे। अब VS कोड के अंदर अगर मैं आपसे कहूं इतना कोड लिख के दिखाओ, तो पूरा लिखना पड़ेगा, और जब चलेगा तो पूरा ही चलेगा। या फिर कमेंट लगाना सीख लो, बीच बीच में कमेंट लगाओ जो नहीं चलाना चाहते। अब मुझसे किसी ने कहा कि मुझे वो इवन ऑड वाला चलाना है दोबारा से, तो बस यहां पर आओ, इस सेल को दोबारा रन कर दो, पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, बस इतना सेक्शन चलेगा। अब ये फैसिलिटी ना
आइडल में मिलेगी, ना वीएस कोड में मिलेगी। कमेंट लगा लगा के आपको ये कब करना पड़ेगा। तो जब कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो शायद ये फैसिलिटी हमारे लिए बेटर रहती है। चलो अब आगे देखो। ये जुपिटर फाइल मान लो मैंने यहां पर बनाई। अब इस जुपिटर फाइल को मैं किसी को शेयर करना चाहता हूं, तो मैं जहां पर, पहले चेक कर लो, यहां पर सर्कल बनकर नहीं आना चाहिए। अगर ये ऐसे बनकर आ रहा है दैट मीन्स अनसेव्ड है। कंट्रोल एस प्रेस करो, कंट्रोल एस। अब ये क्रॉस आइकन बनकर आ गया सर्कल की जगह। अब अगर ये क्रॉस बनकर आ गया तब सिस्टम क्लोज करना है। अगर आपने वहां पर सर्कल बनकर आ रहा था और क्लोज कर दिया तो हो सकता है अनसेव्ड हो, और जो आपने लास्ट चेंजेस करे हैं अगली बार ओपन करोगे दिखाई नहीं देंगे फिर आपको ये। अब क्या करना है, मान लो ये मुझे किसी को देना है, तो अब ये फाइल मेरे लैपटॉप में कहीं तो होगी। तो मेरे लैपटॉप में उसी लोकेशन पर होगी जहां से आपने लॉन्च किया था। ये आ गई फाइल। अब जैसे आप पेन ड्राइव में किसी को देते हैं कॉपी पेस्ट करने को, वैसे ही उसको दे दो। लेकिन आप ये चाहते थे कि जब ये फाइल मैं उसको दूंगा तो सर ये आउटपुट भी साथ में, हमने कहा आउटपुट भी साथ में जाएगा। ये किसी और में नहीं हो सकता, पॉसिबल है वीएस कोड में और किसी और में। आपको आउटपुट अगर अटैच करके भेजना है किसी के साथ तो आउटपुट का स्क्रीनशॉट अलग से लेकर अटैच करना पड़ेगा। यहां पर जुपिटर फाइल आपने रन कराई और किसी को शेयर कर रहे हो तो विद आउटपुट शेयर हो जाती है। कई बार ये हमारे लिए सही रहता है, कई बार नहीं रहता है। हम चाहते हैं सर बिना आउटपुट के क्या कर दो, इन सारे आउटपुट को क्लियर कर दो। तो यहां जाएंगे कर्नल में। कर्नल नाम से एक ऑप्शन आता है। कर्नल ऑप्शन हम कई वजह से यूज कर सकते हैं, तो मैं सारी वजह बता देता हूँ। सारी तो नहीं, कुछ काम की बता देता हूँ। मान लो ये सेल हमारा इनपुट हो रहा है जिसमें यूजर से हम नंबर मांगकर इवन ऑड चेक कर रहे हैं। अब यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, काफी देर हो गई। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो जब तक कोई और सेल रन करा के देख लेते हैं कि भाई 1000 की जगह 2000 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब आप यहाँ आ गए रन कराने के लिए, कह रहा है नहीं, पहले एक सेल चल रहा है, वहां पर इनपुट पेंडिंग है, पहले वो पूरा करो तब दूसरा चलेगा। ठीक है। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे कोई डाउनलोडिंग का कोड लिखकर बैठे हो और वो 10 मिनट लगेगा डाउनलोड होने में फाइल के लिए, तो उस समय किसी और सेल पे लिख तो सकते हो, रन नहीं कर सकते हो उसे। ठीक है। तो एक बार में एक ही सेल एग्जीक्यूट होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा सेल एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो बहुत देर हो गई, ना वो फाइल डाउनलोड हो रही है जो हमने सोची है, और ना यूजर अभी इनपुट दे रहा है। अब मैं चाहता हूं सर इस बात को खत्म कर दो, ये सेल अब ना चले, बाकी सेल हम चलाना चाहते हैं। तो अब कर्नल में जाओ, ऑप्शन आता है इंटरप्ट कर्नल। तो कर्नल शब्द को आप अपने लिए इंटरप्रेटर मान लो। यहां पर जो इंटरप्रेटर है उसका नाम कर्नल है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। तो हम चाहते हैं इंटरप्ट हो जाए हमारा इंटरप्रेटर, जिस काम को करने में बिजी है उसको छोड़ दो अब। ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इंटरप्ट कर्नल पे, ये इंटरप्ट हो गया। इट इज लाइक कंट्रोल सी, जैसे कंट्रोल सी प्रेस करते हैं बिल्कुल सेम यहां पर इंटरप्ट वाला हो गया। अब आप किसी भी सेल को चलाना चाहो चला सकते हो, वो इंटरप्ट हो गया है। अब वापस जाओ कर्नल पे, अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट कर्नल। रीस्टार्ट कर्नल क्या करता है, जब से आप जुपिटर के सेल पर अपने कोड लिख रहे हो, आपने कोई वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, एबीसी बनाए वेरिएबल, इंपोर्ट करा मैथ के लिए, वो सब कर्नल की मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं वो सब कर्नल की मेमोरी से डिलीट हो जाएं। जितने वेरिएबल थे सब डिलीट हो जाएं, प्रोग्राम से नहीं मेमोरी से डिलीट हो जाएं। ठीक है। तो आप क्या करो, रीस्टार्ट कर्नल पे क्लिक कर दो। डू यू वांट टू रीस्टार्ट कर्नल, ऑल वेरिएबल्स विल बी लॉस्ट। जितने वेरिएबल बनाए हैं, जितने फंक्शन बनाए हैं, जितने इंपोर्ट करे हैं, वो मेमोरी से लॉस्ट हो जाएंगे, प्रोग्राम से नहीं। प्रोग्राम में तो लिखे रहेंगे। अब जैसे मैंने रीस्टार्ट कर दिया, अब रीस्टार्ट करने के बाद सपोज करो मैं इस सेल को चलाता हूं, मैथ इंपोर्ट हो रहा है पहले वाले सेल में और मैं यूज कर रहा हूं दूसरे सेल पर। देखो ये मना कर देगा, कह रहा है मैथ तो है ही नहीं। आप बोलो कर तो रखा इंपोर्ट, नहीं वो तो हट गया ना मेमोरी से।
अब आपको दोबारा से इस सेल को चलाना पड़ेगा, मेमोरी में मैथ को लाना पड़ेगा, तब आप मैथ मॉड्यूल को किसी भी सेल पे यूज कर पाओगे। तो सिर्फ इसी सेल को चलाने की जरूरत है, पूरा प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको रन करा दिया, मेमोरी में आ गया, ये लो चलना शुरू हो गया। तो बीच में किसी पॉइंट से प्रोग्राम को चला सकते हो, सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम चलाना ऐसा कोई रूल नहीं है हमारा। VS कोड आइडियल में वो रूल है कि टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियल ही चला पाओगे, या तो कमेंट करो। कर्नल के अंदर आए, अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट। कर्नल को रीस्टार्ट कर दो, मेमोरी में जो है सब हटा दो, और साथ में जितने आउटपुट लिखे हुए हैं सबको क्लियर कर दो। हमने कहा चलो ये लो। अब किसी को देना चाहते हो ये दे सकते हो, सिर्फ कोड कोड उसके पास जाएगा। अगला है, मान लो मैंने लूप वाला सेल सेलेक्ट कर रखा है, लूप वाला सेल अपने वाले जुपिटर फाइल में देख रहा हूं मैं। उसके बाद मैं कर्नल पे गया, और एक ऑप्शन आ रहा है रीस्टार्ट कर्नल एंड रन अप टू सेलेक्टेड सेल टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली। सारे सेल वन बाय वन चलेंगे, कहां तक? सेलेक्टेड वाले सेल तक जिसको आप सेलेक्ट करके आए थे कर्नल ऑप्शन पे। तो मैं लूप वाले सेल पर था, अब देखो अपने आप लूप तक चलेगा, बस लूप का आगे वाला नहीं चला। आप चाहते हो सर सब चल जाए, टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली सारे सेल चला दो एक एक करके, रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल। रन ऑल सेल में ध्यान रखना, बीच में कोई सेल ऐसा आगे यूजर इनपुट वाला है तो पहले वो खत्म होगा तब आगे वाले चलेंगे, वरना आगे वाले चलेंगे नहीं हमारे। देखो चल गए सारे, आगे वाले नहीं चल रहे हैं, आगे वाले मेमोरी में आ गए, एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। पहले ये सेल पूरा होगा तब आगे वाले चलेंगे। अब आगे वाले भी चल गए सारे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने VS कोड में, पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी थी, QR कोड, जीमेल, या आपका विकीपीडिया, या पाईट्यूब, तो कुछ पिलो, है ना, ये सब लाइब्रेरीज क्या यहाँ मिलेंगी? नहीं, क्योंकि इसकी पाइथन अलग है। जब आप पिप इंस्टॉल कमांड चलाते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए नहीं होती है, कंप्यूटर में किसी एक पाइथन के लिए होती है। अब इस वाले एनाकोंडा के अंदर इसकी अपनी पाइथन आई हुई है, तो यहाँ पर आपको वो लाइब्रेरीज जो थर्ड पार्टी वाली हैं आपको दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जो आपको यूज करना है। तो कैसे करेंगे इंस्टॉल? तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल QR कोड, और रन कराएंगे तो यहां से भी रन हो जाएगा, या आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाकर भी इस काम को कर सकते हैं। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाइए, अच्छा है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाकर इस काम को करें। जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ी अगर आपको, तो आप यहां से अपना कर सकते हैं। देखो कलेक्टिंग डाउनलोडिंग, जबकि मेरे पहले से थी, वो पहले से थी हमारा जो पाइथन हमारे सिस्टम में आइडल के साथ आई थी उसके साथ, ना कि इस वाले पाइथन के साथ। अब इसका यूज मैं यहां पर अपना कर सकता हूं, चाहे तो यहां से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी कैसे जुपिटर पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, और अभी हमने सिर्फ एक सेल सीखा है, हमें तीन तरह के सेल पे काम करने की फैसिलिटी है। अभी हम पाइथन कोडिंग जानते हैं इसलिए पाइथन कोडिंग लिख रहे हैं, अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसमें, है ना, इसमें हम प्लेन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें की जा सकती हैं। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रॉ सेल के बारे में थोड़ा पढ़ा दूंगा, उसके बाद अपना स्टैट्स वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। जिसका यहाँ तक हो गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ है घर जाके रिकॉर्डिंग देखकर यहाँ तक जरूर कर ले, क्योंकि आगे स्टैट्स के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे तो आपका फोकस उन्हीं में होना चाहिए, रादर देन जुपिटर नहीं चल रहा है मेरा, है ना।